हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 11 स्टार्ट हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। ध्यान रखना प्यारे भाई, इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीन प्लेलिस्ट बना दिया हूँ फिजिक्स का, तो आप लोग वहाँ से जा करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पूरा विधिवत आपको समझाने वाला हूँ। रूपरेखा थोड़ा समझे इस चैप्टर में। देखिए, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, अर्थात इसमें मुख्य रूप से विकिरण के संबंधित अध्ययन करना है और विभिन्न प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जन से संबंधित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में पढ़ाई करना है। साथ ही द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति जैसे आर्हीनियस के अनुसार और आइंस्टीन के अनुसार और डी ब्रागली समीकरण, ये सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से 3 से 4 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अभी नोट डाउन कर लो। कौन कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट आपका रहेगा? पहला क्वेश्चन है डी ब्रागली समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, और तीसरा है मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, या स्टूडेंट आप कह सकते हैं उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के उत्सर्जन का नियम। ठीक है, तो ये हो गया कुछ 3 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज टॉपिक क्लियर करेंगे अपन कैथोड किरणों की खोज। ये कैथोड किरणों की खोज प्लकर एवं क्रुक्स ने जो शुरुआत किया था स्टूडेंट, जे टॉमसन ने भी, इसके रुंगटेन आदि कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको है ना प्रूव किया था। तो इसके बारे में पूरा विधिवत आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ पढ़ लें। विद्युत विसर्जन, विसर्जन है क्या चीज़? जैसे आपके पास वायु या गैस है ना, वायु या गैस वही चीज़ है, उसमें यदि विद्युत प्रवाह किया जाए स्टूडेंट, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विद्युत विसर्जन। समझ पा रहे हैं? तो वायु या गैस में विद्युत प्रवाह को ही कहते हैं विद्युत विसर्जन। जैसे आप कहीं से किसी चालक तार की सहायता से या किसी एनोड या कैथोड की सहायता से किसी निर्वात में धारा उत्पन्न कर दें, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? विद्युत विसर्जन हो रहा है। तो आपके पास कोई भी एक मान लीजिए नली है, या आपके पास कोई भी स्टूडेंट कांच की है ना, क्या है, एक विसर्जन नलिका है, उस पर यदि हम एनोड या कैथोड लगाकर विद्युत विसर्जन कर दें, अर्थात धारा प्रवाहित कर दें, उच्च वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें, तो वहां पर स्टूडेंट क्या कहलाएगा? विद्युत विसर्जन कहलाएगा। यानी वायु या खुले जगह पर विद्युत प्रवाह को कहते हैं विद्युत विसर्जन। अब ये कैथोड किरणों की खोज का श्रेय किनको किनको जाता है? तो विद्युत विसर्जन का अध्ययन फैराडे, विलियम क्रुक्स है ना, रुंगटेन, जे थॉमसन आदि भौतिकविदों ने किया था। एक कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आसानी से कर दे। इसमें कई वैज्ञानिकों का हाथ है, मतलब कई भौतिकविदों का हाथ है, जो कि इसको मतलब एक सहयोग के रूप में संचालित किए। मुख्य रूप से प्लकर एवं क्रुक्स का आप लोग नाम पढ़ते आ रहे होंगे 11th क्लास से। तो मुख्य तो यहाँ पे सर्वप्रथम प्लकर एवं क्रुक्स ने ही शुरुआत किया था। इसके बाद सभी लोगों ने सुझाव दिए, तब यहाँ जाकर कैथोड किरणों की खोज हुई। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है और समझने के बाद इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें कि इन्होंने, जैसे फैराडे हैं, विलियम क्रुक्स, रुंगटेन, जे टॉमसन, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, जे टॉमसन या जे थॉमसन, इन्होंने क्या लिया? एक विसर्जन नली ली, एक कांच की विसर्जन नली। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कांच की विसर्जन नली है। ठीक है, एक कांच की विसर्जन नली ली, जिस कांच की मतलब लगभग लंबाई 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, ये क्या स्टूडेंट? लंबाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक, और यदि मैं व्यास की बात करूँ, चौड़ाई की बात करूँ, यानी व्यास कहलाती है चौड़ाई, तो ये व्यास है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर, और व्यास है लगभग आपका 3 सेंटीमीटर। तो इन्होंने क्या किया? एक कांच की नली ली, विसर्जन नलिका लिया, और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर और व्यास 3 सेंटीमीटर। ये इसकी कुछ रूपरेखा है। अब इस नली में एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए। ये आपके पास एक कैथोड है और एक एनोड है, तो एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो आपका वायु चूसक पंप, अच्छा वायु चूसक पंप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अब यहाँ पर इतना खुला है, जबकि इतना खुला नहीं रहता, एक बिल्कुल मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत ही पतला जगह रहता है। वायु चूसक पंप का मतलब इसके अंदर जो भी वायु है उसको इस वायु चूसक पंप की सहायता से है ना बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे अंदर का जो क्षेत्र है वो निर्वात उत्पन्न हो जाता है। मतलब अंदर कोई भी माध्यम, किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। तो इसमें एक, इस नली में ही एक वायु चूसक पंप लगा है, जिसकी सहायता से अंदर के वायु को हम बाहर निकाल सकते हैं।
वायु चूसक पंप के साथ में एक मैनोमीटर यहाँ पर लगा होता है। मैनोमीटर की सहायता से स्टूडेंट अंदर के दाब को मापा जाता है। तो ये हो गया आपका जो सामान्य परिचय किसका, एक विसर्जन नली साथ में उसमें लगे हुए उपकरणों का। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि प्लकर एवं क्रुक्स ने सामान्य दाब पर यानी नॉर्मल प्रेशर पर उन्होंने क्या किया कि प्रेरक कुंडली की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों में उच्च विभवांतर का यहाँ पर वोल्टेज दी। तो देखा कि यदि सामान्य दाब है तो सामान्य दाब में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्जन नहीं होता है। सामान्य दाब पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्जन नहीं होता है, किंतु इस वायु चूसक पंप की सहायता से अंदर के दाब को अत्यंत कम कर लिया। अंदर के दाब को अत्यंत कम कर लिया तो फिर से उन्होंने दाब कम करके पुनः क्या किया, इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च वोल्टेज का विभवांतर आरोपित किया। तो फिर देखा कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं। कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं, जिन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया क्योंकि ये कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं। अब इसको जाना कैसे गया कि यहां से मतलब कुछ किरणें निकल रही है। तो देखिए जब यहां पर विद्युत विसर्जन किया गया मतलब दाब अत्यंत कम कर दिया, 0.00 mm पारा, यानी इतना दाब कम कर दिया गया, तब देखा गया कि कैथोड के सामने वाली नलिका का भाग प्रतिदीप्त से चमकने लगता है, मतलब कुछ कलर उत्पन्न हो रहा है। प्रतिदीप्त का रंग कांच की प्रकृति पर निर्भर करता है, कांच कैसा है। तो इनके कलर के कारण ऐसा माना गया कि कुछ ऐसी किरणें हैं जो अदृश्य किरणें मतलब बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, कैथोड से निकल रही हैं और नलिका के दीवार से टकरा करके प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। मतलब ये कैथोड से निकलती हैं और ये जो दीवार है यहां से टकरा करके स्टूडेंट प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। इस कारण से इनको कौन से किरण कह दिया गया, कैथोड किरणें कहा गया। तो प्लकर एवं क्रुक्स ने कांच की एक नली ली। समझे, आप 11वीं क्लास में विधिवत पढ़ें। प्लकर एवं क्रुक्स ने कांच की लंबी नली जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर है। इस कांच की नली में दो इलेक्ट्रोड, एल्युमिनियम के दो इलेक्ट्रोड लगा दिया गया जिसको प्रेरक कुंडली की सहायता से जोड़ा गया। इस कांच की नली में एक वायु चूसक पंप लगा हुआ, साथ में मैनोमीटर लगा हुआ है। मैनोमीटर की सहायता से अंदर के दाब को नोट किया जाता है। जैसे पहले स्थिति में क्या करते हैं कि सबसे पहले सामान्य दाब पर उन्होंने उच्च वोल्टेज का विभवांतर आरोपित किया। तो देखा कि स्टूडेंट समझें, तो देखा कि अंदर कुछ भी कोई भी विसर्जन नहीं होता, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड और एनोड के बीच कोई विसर्जन नहीं होता। लेकिन विद्युत जो वायु चूसक पंप है इसकी सहायता से अंदर के दाब को कम कर दिया और मैनोमीटर की सहायता से नोट कर लिया। दाब कितना था, 0.001 mm पारा। तो अत्यंत दाब को कम कर दिया गया और पुनः विद्युत विसर्जन किया गया, अर्थात स्टूडेंट उच्च वोल्टेज का लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। तब देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, जो कि ये जो किरणें हैं, ये जो आपका नलिका है, इनके दीवार से टकराकर जो अदृश्य किरणें हैं दीवार से टकरा करके प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं और इनको कैथोड से निकलने के कारण कैथोड किरणें कह दिया गया। समझ आए ना। सन 1879 में विलियम एम क्रुक्स ने इन किरणों का अस्तित्व के बारे में बताया और स्पष्ट किया कि कैथोड किरणें तीव्रगामी ऋणात्मक कणों की धारा होती है। कब? सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने इसका स्पष्टीकरण किया कि कैथोड जो किरणें हैं तीव्रगामी ऋणात्मक कणों की धारा होती हैं। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। यदि आ गया प्लकर एवं क्रुक्स के सिद्धांत को समझाओ। अच्छा, कैथोड किरणों की आप स्पष्ट करो, है ना, या व्याख्या समझाओ, तो आप लोग बताओगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे। विद्युत विसर्जन का अध्ययन किसने किसने किया? फैराडे ने किया, विलियम क्रुक्स ने किया, रुंगटेन ने किया, जे थॉमसन ने किया। बाद में मिल्कन ने भी इसका प्रयोग किया। मिल्कन नामक जो भौतिकविद थे उन्होंने भी इसका प्रयोग किया। तो इसमें जो मेन हाथ है, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लकर एवं क्रुक्स का है कि प्लकर एवं क्रुक्स ने कांच की एक विसर्जन नली ली जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसके दोनों सिरों पर एल्युमिनियम के एक एक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। समझ रहे ना। इसको एक वायु चूसक पंप की सहायता से जोड़ दिया जाता है, साथ में मैनोमीटर की सहायता से किसी भी क्षण अंदर के वायु दाब को नोट किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनको प्रेरक कुंडली से जोड़ा जाता है ताकि प्रेरक कुंडली की सहायता से इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है।
अब देखिए सामान्य दाब पर जब हम उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं, मतलब उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया जाता है, तो अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, विद्युत विसर्जन होता ही नहीं है। लेकिन विसर्जन नलिका के अंदर को मतलब दाब अत्यंत कम करके पुनः विसर्जन किया जाए, अर्थात उच्च वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए स्टूडेंट, तो अंदर कुछ ना कुछ विसर्जन होने लगती है। ये जो विसर्जन होती है वो किस कारण से होती है, तो कुछ किरणें कैथोड से निकल रही हैं जो कि दीवार के मतलब जो आपकी नली है उसके दीवार से टकराती है, और ये जो अदृश्य किरणें हैं स्टूडेंट, ये कण है, ये नली के दीवार से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। तो आभास किया गया कि कुछ किरणें निकल रही हैं जो कैथोड से निकलती हैं, समझ रहे हैं, और एनोड की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने यह भी प्रूव कर दिया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ऋणात्मक कणों की एक प्रकार की धारा के रूप में होती हैं। तो इस प्रकार से आपका कैथोड किरणों का खोज कंप्लीट होता है। अब देखिए कैथोड किरणों का गुण भी होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं। यदि यहाँ पर एक मतलब चक्र रख दिया जाए पहिए जैसे तो वो घूमने लगता है, ये इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो भिन्न भिन्न इसके गुण हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो था वो मैंने समझा दिया। आशा और उम्मीद है स्टूडेंट की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।